ऑलराइट, सो जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज अस्थमा इन प्रेगनेंसी। अगर हम आज के टॉपिक की बात करें तो अस्थमा एक मेडिकल सर्जिकल में भी एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर है। हम उसे रेस्पिरेटरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ आप लोगों के लिए ताकि थोड़ा ईजी हो जाए। मैं शॉर्ट में बताऊंगी, ओके, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस डिसऑर्डर, बट जो लोग नए हैं उन लोगों का जब मेडिकल सर्जिकल का पोर्शन आएगा तो हम पढ़ेंगे इसको डीपली। सो गाइज, यहाँ पे जो आपका अस्थमा रहता है, चाहे अस्थमा है चाहे सीओपीडी, जितने भी डिसऑर्डर है ना अर्चना, हमने उनको डिवाइड कर दिया दो पार्ट में। एक जो हमारा पार्ट होता है उसको ऑब्स्ट्रक्टिव बोलते हैं और दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज रिस्ट्रिक्टिव। ओके, सो कुछ डिसऑर्डर ऑब्स्ट्रक्टिव में आते हैं जैसे कि हमारा यहाँ पे है, और कुछ जो डिसऑर्डर है वो हमारे रिस्ट्रिक्टिव में आते हैं। जो ऑब्स्ट्रक्टिव में डिसऑर्डर्स आते हैं वो बेसिकली वो कैटेगरी के डिसऑर्डर्स होते हैं जिनमें हमें सांस छोड़ने में दिक्कत है, ओके, ब्रीथ आउट इश्यूज हैं। और रिस्ट्रिक्टिव वो प्रॉब्लम होती है जिसमें हमें ब्रीथ इन करने में प्रॉब्लम आती है। ओके गाइस, सो ऑब्स्ट्रक्टिव की अगर मैं बात करूं तो द पेशेंट इज नॉट एबल टू ब्रीथ आउट। ओके, डिसऑर्डर कौन कौन से आएंगे? आपका सीओपीडी, आपका अस्थमा, आपका एम्फाइसीमा, ब्रोंकोएक्टिएसिस, ये सारे डिसऑर्डर हमने रेस्पिरेटरी के चैप्टर में बहुत डीपली पढ़े हुए हैं, जिनमें हमने इनको किस कैटेगरी में पढ़ा था? कांट आउट वाले में, मतलब कि वो ब्रीथ आउट नहीं कर पाता है। ओके, सेकंड हमारे पास आता है आपका जो टाइप है दैट इज योर रिस्ट्रिक्टिव। रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है? कैन नॉट इन, इंसान सांस ले नहीं पा रहा है। इसमें डिसऑर्डर आते हैं ऑसिस, फाइब्रोसिस, ऑसिस वाला जितना भी प्रॉब्लम होता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस वाले कैटेगरी जो है वो आपकी इसके अंदर आ जाती है इन योर रिस्ट्रिक्टिव। ये दो क्लासिफिकेशन हमारे अस्थमा को लेके पढ़े थे हमने स्टार्टिंग में। अब हम बात करते हैं अस्थमा के बारे में। सो गाइस, अस्थमा इज लाइक टू टाइप्स का है। एक हमारे पास आता है एक्सटेंसिव अस्थमा, एक आता है इंट्रिंसिक अस्थमा। जो एक्सटेंसिक अस्थमा होता है उसमें हमारा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, जो मैंने ऑलरेडी बता दी, इंसान को अंदर ना प्रॉब्लम हो के बाहर से कोई प्रॉब्लम आ रही है, एलर्जी, डस्ट एलर्जी, कुछ बाहर का कारण है जो अब कारण बॉडी के अंदर आकर ही अस्थमा कर रहा है। और एक हमारे पास टाइप आती है इंट्रिंसिक अस्थमा। बेसिकली ये नॉन इम्यून है, इसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम में नहीं आता है। ओके, और आपका जो इंटरनल बॉडी है वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि कोल्ड वेदर, एस्प्रिन खाने से, प्रोलॉन्ग एस्प्रिन, स्ट्रेस, एक्सरसाइज इश्यूज, और आपका आरएसवी हमने बोला था, ये हमने पढ़ी थी उस टाइम पे। अपर रेस्पिरेटरी जो हमारे इन्फेक्शंस होते हैं उसमें हमारा आरएसवी और पैरा इन्फ्लुएंजा हमने दो कॉमन पढ़े थे, एक में क्राउड भी पढ़ा था हमने, तो ये सारा हमने उसके अंदर डिस्कस किया था। लेकिन मैं क्या चाहती हूं आप लोगों को क्या पता हो, नंबर 1, दो टाइप का अस्थमा है। ओके, द फर्स्ट अस्थमा इज बेसिकली योर इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वाला अस्थमा इट्स मोर कॉमन, एक्सट्रिंसिक वाला अस्थमा इज नॉट दैट कॉमन। ओके, सो इंट्रिंसिक जो होता है वो हमारी बॉडी के इंटरनली कुछ प्रॉब्लम है, एक्सट्रिंसिक बाहर से कुछ एलर्जी हो रही है। टाइप ऑफ सेंसिटिविटी, टाइप 1 सेंसिटिविटी देखने को मिलती है आपके एक्सट्रिंसिक में, और इंट्रिंसिक में मिलती है टाइप 4। ओके, ऑलराइट गाइस, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताती हूँ। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप के रिस्पॉन्स होते हैं। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जन एंटर करता है, किसी प्रकार का एंटीजन एंटर करता है, तो हमारी बॉडी कॉक्स और लॉक्स दो तरीके के जो है वो रिएक्शंस देती है। तो हमारे जैसे ही सेल है, सेल जैसे ही, आपको बहुत ब्लर दिख रहा होगा उसमें इन रिकॉर्डेड क्लास, बट मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी ताकि आपको ध्यान में रहे क्या था। ओके, सो मैम, बेसिकली हमारे जो सेल्स होते हैं वो जब भी इरिटेट होते हैं तो हमारे जो सेल है वो एराकिडोनिक एसिड को रिलीज करता है। एराकिडोनिक जब रिलीज होता है तो कॉक्स और लॉक्स दो एंजाइम रिलीज होते हैं। जो कॉक्स होता है वो हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन पे ऊपर काम करता है, और जो हमारा लॉक्स होता है वो ल्यूकोट्राइनेज के ऊपर काम करता है। और ल्यूकोट्राइनेज इज बेसिकली आपका CD4 एंड ल्यूकोट्राइन D4, ल्यूकोट्राइन E4, ये कुछ सेल्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? आपके ब्रोंक्यूल्स को कंस्ट्रिक्ट करना, महक, सिंपल। ओके, सो जैसे ही आपकी बॉडी में एंटीजन आया, एलर्जन आया, आपकी बॉडी ने क्या किया? कॉक्स और लॉक्स को रिलीज किया, जिसमें से जो लॉक्स था उसका काम था ल्यूकोट्राइनेज का, वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, और जो आपका कॉक्स होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन से क्या क्या होता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है, और हमारा जो वैसो डायलेशन, प्रिवेंट द प्लेटलेट एग्रीगेशन, ये कुछ चीजें वो करता है। इन्हीं के ऊपर हमारी ड्रग्स काम करती हैं। सी गाइस, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्टीरॉयड। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्टीरॉयड। ओके, स्टीरॉयड बेसिकली जो आपके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग्स होती हैं गाइस, जितने भी आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, वो क्या करते हैं अर्चना? इन स्टीरॉयड्स को ब्लॉक करते हैं। इन्हीं स्टीरॉयड्स को ब्लॉक करने की मदद से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर?
अंदर इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है, ना तो कॉक्स एक्टिवेट होता है ना तो लॉक्स एक्टिवेट होता है। इसीलिए अस्थमा वाली डिसीज के अंदर आप लोग क्या स्टडी करोगे, आप पढ़ोगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ओके कितने कॉमनली दिए जाते हैं, वाई, बिकॉज जो एलर्जन की वजह से जो बॉडी में रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन की वजह से जो बॉडी रिस्पॉन्स दे रही है, हमको वो रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, वी वॉन्ट टू सप्रेस दैट रिस्पॉन्स। ओके तो इसीलिए हमारा जो ये काफी बेनिफिशियल रहती है चीज। ओके ऑल राइट, सो अब आप देख सकते हो अस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिसीज। अस्थमा क्या है, एक रेस्पिरेटरी डिसीज है। ओके अफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी, इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं प्रेगनेंसी में, सो यू कैन सी हियर अस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिसीज, इट अफेक्ट ऑन प्रेगनेंसी, व्हाट, अबॉर्शन, ओके, प्रीमेच्योरिटी, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, नियोनेटल हाइपोक्सिया, न्यूमोथोरेक्स, कार्डिक अरिथमियाज, ये सारे कॉम्प्लिकेशन आप उस प्रेग्नेंट लेडी में, अगर उस लेडी को प्रॉब्लम है अस्थमा, इफ शी इज हैविंग अस्थमा ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी पीरियड, शी विल एक्सपीरियंस ऑल दैट स्टफ, उसके बच्चे को इतनी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यानी कि अस्थमा प्रेगनेंसी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि इससे भी अबॉर्शन, प्री मैच्योरिटी वगैरह देखने को मिल सकता है। तो क्या मैनेजमेंट रहेगा, सो गाइस गिव क्वाइट एंड फ्री इन्वायरमेंट। अगर मैं एनक्लेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये कुछ चीजें जो बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं, काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन, और अगर आप गूगल करोगे ना अभी की अभी, यू विल सी एल्बिट्रोल, एक ड्रग आती है आपकी एल्बिट्रोल, साफ साफ दिखेगा शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, बट हम पढ़ेंगे उसको कैसे देना है, क्यों देना है। गिव हर ऑक्सीजन इनहेलेशन अकॉर्डिंग टू सिवियरिटी ऑफ द डिसीज, आप ऑक्सीजन दे दीजिए सिवियरिटी के हिसाब से। माइल्ड अगर अस्थमा है किसी को तो दवाइयों पे चला दीजिए ताकि उसको हम ठीक कर सके। फर्स्ट चॉइस क्या है, बीटा एगोनिस्ट। आप अभी भी आप अगर गूगल करोगे यू विल गेट टू नो कि भाई बीटा एगोनिस्ट दिया जाता है। सो गाइस अगर कोई एमसीक्यू आपको दिखाई दे रहा है, अस्थमा प्रेगनेंसी है और अस्थमा है पेशेंट को, तो अर्चना क्या दिमाग में रखना है, बीटा एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग। ओके डोंट गिव लेबेटोलोल, यहाँ पे हम लेबेटोलोल पेशेंट को नहीं देंगे, वाई, बिकॉज लेबेटोलोल किसी को भी ब्लॉक कर सकता है, वो सबको ही ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से बीटा भी ब्लॉक होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपके ब्रोंक्यूल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जिनको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया मैं बता देती हूं, जब भी हमारी बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होती है तो हमारी बॉडी एक्टिवेट करती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिससे हमारे ब्रोंक्यूल्स डायलेट होते हैं। तो अल्फा बीटा, जब आप फार्मा पढ़ोगे वी विल डिस्कस एवरीथिंग वेरी डीपली। ओके हम फार्मा में ये पढ़ते हैं कि जब भी सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारा अल्फा बीटा सारे रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। इनका काम क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करना, किसी का काम होता है आप हमारी जो हमारी कंजेशन है यानी कि ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करना, ये सब काम होते हैं। ओके अर्चना, लेकिन अगर कोई पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम है, जैसे कि लेबेटोलोल ड्रग आप देते हो, फीमेल प्रेग्नेंट को भी देते हो, प्री-एक्लम्पशिया वाली को, अगर आपने उसको लेबेटोलोल दिया तो ये एक बीटा ब्लॉकर है, तो ये बीटा को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अब बीटा को ब्लॉक कर दिया तो मतलब कि हार्ट जो आपकी वेसो कंस्ट्रिक्शन जो थी वो तो रुक गई, वो तो डायलेट हो जाएंगे, लेकिन साथ में जो ब्रोंक्यूल्स डायलेट हुए तो उनको भी क्या कर दिया, कंस्ट्रिक्ट कर दिया। सो गाइस आई होप इट इज क्लियर। सो इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नेचुरली आवर बॉडी द ब्रोंक्यूल्स गेट ओपन एंड ब्लड वेसल्स गेट कंस्ट्रिक्टेड नेचुरली, लेकिन जब हमको कार्डियो वाला सिस्टम ब्लॉक करना है तो हम ब्लॉकर्स दे देते हैं, और जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम इनिशिएट करना है तो इनिशिएटिव्स दे देते हैं। लेकिन बीटा ब्लॉकर्स गलती से आपके हार्ट को ही नहीं, साथ साथ में लंग्स को भी ब्लॉक कर देते हैं, इसीलिए ब्लड ब्रोंकल्स को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं, इसीलिए हम उनको नहीं देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट चॉइस ड्रग क्या है, बीटा एगोनिस्ट, इनिशिएट कर रहे हो आप, यानी कि बीटा को इनिशिएट करो तो ब्रोंक्यूल्स क्या होंगे, डायलेट, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को आप एक्टिवेट कर रहे हो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स मैंने अभी भी बताया था, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स किस लिए काम आते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूजफुल होते हैं टू जस्ट इनिबिट द स्टेरॉइड इफेक्ट्स, कॉक्स और लॉक्स जो होता है जो आपका ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कर रहा है उन सबको ब्लॉक करने के लिए हमें काफी काम आते हैं स्टेरॉइड्स। माइल्ड अस्थमा में क्या करोगे, 2 to 3 पफ, किसके, साल्बुटामोल के। अगर उसको पफ चल रहा है तो आप 2 से 3 जो साल्बुटामोल के जो पफ्स हैं वो दे सकते हो। टर्बिटलिन भी दे सकते हैं, ओके, 4 to 6 आवरली एवरी, इट्स वेरी इफेक्टिव। बीटामिथासोन ये भी क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज एपिनेफ्रिन, एडीआर। ओके वो भी क्या काम करता है, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है और ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करता है। ओके डोज क्या रहेगा, 0.3 to 0.6 ml ऑफ 1:1000 सॉल्यूशन। ओके ये सॉल्यूशन रहता है, 0.3 to 0.6 ml आप दे सकते हो पेशेंट को। ओके लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एनक्लेक्स क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइस अपने यहाँ ध्यान में रखना है,
बेसिकली लेट मी टेल यू, सो एक्यूट अटैक मैंने बता दिया, टेल्ब्यूटालिन भी मैंने बता दिया, आईवी में क्या दे सकते हो, एम्नियोफाइलिन, लेकिन ये डायरेक्ट डाटा है यानी रटने वाला, लेकिन हम थोड़ा सा अब इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं. So guys, during labor, okay, so during labor, opiate analgesics contraindicated, respiratory depression करते हैं बच्चे में भी और माँ में भी, तो यहाँ पर डिलीवरी के दौरान ओपिएट्स को आप बिल्कुल नहीं दोगे, दिमाग में रख लेना ये बात. मैनेजमेंट क्या होती है, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, कट डाउन कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं डिलीवरी को, और हाइड्रोकॉर्टिसोन ये एक स्टेरॉयड है आपका, कॉर्टिकोस्टेरॉयड है. सिंटोसिन क्या है, ये एक ऑक्सीटॉक्सिन की टाइप है. ओके, बेसिकली जो ऑक्सीटोसिन डेरिवेटिव्स होते हैं वो 3 क्लासिफिकेशन में है, ऑक्सीटोसिन, अर्गोट डेरिवेटिव्स एंड मेथर्जिन वगैरह आपके. ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन, सॉरी, 3 कैटेगरी में आती है. हम पढ़ेंगे, लास्ट जो लेक्चर होगा हमारा गाइनी का वो मेडिकेशंस के ऊपर ही होगा, हम उसमें डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल सिंटोसिन आपने ध्यान में रखना है, ऑक्सीटोसिन के टाइप्स में है. ओके, ब्रेस्ट फीडिंग शुड इनिशिएट, क्यों, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रासेप्टिव काम करता है, इसलिए जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा होगा. ऑलराइट, अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो हमारा आज का टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है, नर्सिंग मैनेजमेंट. वाइटल साइंस चेक करोगे अर्चना, यस. कीप इट काम, यस. पेशेंट को काम एनवायरनमेंट देंगे. हाई फॉलोअर पोजीशन दोगे, बिल्कुल देंगे. ब्रोंकोडाइलेटर्स, हाँ जी देंगे. ऑक्सीजन 95.99% मेंटेन करके रखनी है, ठीक है. असेस द लंग्स, ऑब्वियसली. असेस फॉर साइनोसिस, यस. रिट्रैक्शंस, यस. यस, हमें ये सब असेस करना है. नंबर 1. नंबर 2, शो हाउ कंट्रोल्ड अस्थमा इज गेटिंग और इट गेटिंग वर्स, ठीक हो रहा है या खराब हो रहा है. अगर आपका सैचुरेशन 80% से कम हो जाता है, इसका मतलब है एक्शन प्लान लेना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा. कितने से ज्यादा कम अर्चना, 80 से अगर कम है, वी नीड टू गो फॉर एक्शन प्लान. ओके, हमें जो है वो एक्शन प्लान जो वो लेना पड़ेगा. सो बेसिकली हमारे पास 3 यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, एक रेड है, एक येलो है और एक ग्रीन है. ये किस चीज का पैरामीटर है, ये आपके एक स्पायरोमीटर टाइप एक मशीन होती है. ओके, उसका आपका पैरामीटर है. ओके, आई विल शो यू, लेट मी शो यू द डायग्राम. मैं आपको एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ, बिकॉज हम ये लोग पढ़ चुके हैं तो इसीलिए मैंने इसमें रिप्रेजेंट नहीं किया है, बट आई विल शो यू. ये देख पा रहे हो आप, दिस डायग्राम. सो दिस इज बेसिकली योर, ये हमें कंपैरिजन देता है. ओके, इसके अंदर हमारा रेड, ग्रीन और जो हम जो कलर की जो डिस्टिंग्विश है वो सब हम इसमें करते हैं. और ये जस्ट लाइक अ फ्लोमीटर बोल लीजिए आप. ओके, तो ये बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो, अर्ली और एक्टिव फेज में जब पेशेंट होता है तो हम पेशेंट को इनिशिएट करते हैं कि आप इसे कीजिए. और इसमें क्या होता है, एक फर्स्ट सबसे पहले बेस्ट रीडिंग लेंगे, मतलब पेशेंट को बोलेंगे कि घर पर जब आप इससे एक्सरसाइज करते थे तो आपकी रीडिंग क्या आती थी, तो बेस्ट रीडिंग ले ली. एंड देन आफ्टर अंडर गुड कंट्रोल आपका था कि नहीं था, कैसा जो भी कंपैरिजन हम पेशेंट को पूछेंगे. वंस इन मॉर्निंग, एक बार मॉर्निंग में सुबह पूछोगे और एक बार आप नाइट में पेशेंट को करने के लिए बोलेंगे और कंपैरिजन लेंगे. लगभग 3 हफ्तों के लिए आप इन्हें करते हैं. और जब पेशेंट की रीडिंग हमें मिल जाती है तो रीडिंग मिलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, यानी पेशेंट की पहले कंडीशन कैसी थी और अब पेशेंट का स्टेटस कैसा है, तो डिटोरिएट तो नहीं हो रहा है. तो 80% से अगर कम उसका आपको रेंज दिख रहा है कि 80% से कम पेशेंट की जो रिकवरी वो हो रही है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं, अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं. सो नाउ लेट्स डिस्कस द ट्रीटमेंट वन मोर टाइम. अब हम लोग ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं. ऑलराइट गाइस, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड. या सो ट्रीटमेंट में क्या होगा, ट्रीटमेंट में आप देख सकते हो, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ तो आपको नर्सिंग मैनेजमेंट जो क्या क्या करनी है, पेशेंट को कहना है एक्सरसाइज कीजिए. आपको लग सकता है कि अस्थमा है पेशेंट को और प्रेग्नेंट लेडी है, हो सकता है हम इसे एक्सरसाइज के लिए अवॉइड करें. नो, वी विल आस्क हर टू गो फॉर एक्सरसाइजेज, लेकिन वो एक्सरसाइज बहुत काम सी रहेंगी. ओके, डोंट क्विट. एंड वार्मिंग अप, 10 से 15 मिनट वार्म अप करना है. टेक शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट बिफोर एक्सरसाइज. अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से. ब्रीथ थ्रू नोज, नाक से ब्रीथ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये हेल्थ एजुकेशन में जब आप पढ़ोगे, अस्थमा करोगे, प्रेगनेंसी में के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा वहाँ पे कि एक्सरसाइज कैसे करवानी है, क्या टेक्निक रहेगा. नोज से ब्रीथ करने को बोलना है पेशेंट को. ओके, मेडिकेशन में सबसे पहले आता है ब्रोंकोडाइलेटर. क्या आता है सबसे पहले, ब्रोंकोडाइलेटर. ब्रोंकोडाइलेटर में हमारे पास जो कैटेगरी है दैट इज बीटा एगोनिस्ट. बीटा अर्चना एगोनिस्ट.
दो टाइप का होता है, एक होता है शॉर्ट एक्टिंग, एक होता है लॉन्ग एक्टिंग। और बीटा का मतलब क्या है, यहाँ पे बीटा रिसेप्टर्स को बीटा बोला जा रहा है, बीटा रिसेप्टर्स, ओके, B1 B2 अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं। यहाँ पे हम बीटा एगोनिस्ट, यानी आप बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहे हो, और बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करने से क्या होता है, आपके जो रेस्पिरेटरी का जो ब्रोंकियोल्स हैं वो डायलेट होते हैं। तो यहाँ पर आप शॉर्ट एक्टिंग क्या देंगे, फास्ट रिलीफ करने के लिए आप दोगे एल्बिट्रोल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल एल्बिट्रोल, ओके। नोट फॉर डेली ट्रीटमेंट, आपने ध्यान रखना है डेली पेशेंट ले रहा है, 2 टाइम पर वीक से ज्यादा पेशेंट को लेनी है। नीड टू एडजस्ट द ट्रीटमेंट प्लान, अकॉर्डिंग टू नीड हम उसका ट्रीटमेंट प्लान एडजस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग एक्टिंग की अगर मैं बात करूं तो वो होता है हमारा साल्मेट्रोल और सिम्बिकोट, नाम याद कर लीजिए, साल्मेट्रोल और सिम्बिकोट, ये लॉन्ग एक्टिंग होते हैं हमारे पास, ओके। सो जस्ट लेट मी ऐड, ऑलराइट, सो मैंने ऐड कर दिया है, ओके। सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे मेडिकेशंस, ओके, ब्रोंकोडाइलेटर्स, जिसमें पहली कैटेगरी क्या पड़ी, बीटा एगोनिस्ट। तो ब्रोंकोडाइलेटर्स जो मेडिकेशंस में जो बीटा एगोनिस्ट होता है वो 2 टाइप्स का है, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में आता है एल्बिट्रोल, और यही आप उस अस्थमा वाली प्रेग्नेंट लेडी को दे भी रहे हो। नेक्स्ट आता है लॉन्ग एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं साल्मेट्रोल और सिम्बिकोट, ओके, यूज्ड विद कॉर्टिकोस्टेरॉइड। बाय, बिकॉज कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो लंबे समय के लिए चलाए जाते हैं, और ये जो ड्रग की जो कैटेगरी ये भी क्या है, लॉन्ग एक्टिंग है, ओके। नॉट इन एक्यूट अटैक, इन्हें एक्यूट अटैक में नहीं दिया जाता है, क्यों, बिकॉज इनसे साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, हार्ट रेट बढ़ता है, नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, आपका हार्ट रेट चेंज होता रहेगा, अरिथमिया में जा सकता है पेशेंट। तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, थोड़ा सुपरवाइज करते हैं, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को लंबे समय के लिए चला रहे हैं तो ध्यान में रखेंगे। और जो आपका बीटा एगोनिस्ट है उसका भी लॉन्ग एक्टिंग चलेगा साथ में, ओके। एल्बिट्रोल के साथ आप कुछ भी नहीं दोगे क्योंकि वो एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, और जो लॉन्ग एक्टिंग है आपके, उनका एग्जाम्पल क्या है, साल्मेट्रोल, सिम्बिकोट, ओके। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी आती है दैट इज एंटीकोलिनर्जिक्स। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, एंटीकोलिनर्जिक्स। तो गाइस, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना है मुझे, ताकि मेरे जो ब्रोंक्यूल्स है वो डायलेट हो सके और मेरा काम चल सके। तो उन्हीं सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करने वाली ड्रग्स को क्या बोला जाता है, एंटीकोलिनर्जिक्स, ओके। तो कोलिनर्जिक्स किनको बोला जाता है, कोलिनर्जिक्स बोला जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वालों को, ओके। जो ड्रग्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं उन्हें बोला जाता है कोलिनर्जिक्स, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं उन्हें बोला जाता है एंटीकोलिनर्जिक्स। तो एंटीकोलिनर्जिक्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ होता है। इसके अंदर जो शॉर्ट एक्टिंग आती है वो होती है आइप्राट्रोपियम। आप लोगों ने बहुत सारे इन्फ्यूजन्स देखे होंगे, राइट, जैसे कि नेबुलाइजेशंस भी हम लोग देते हैं, राइट। ड्यूलिन में भी लिखा, ड्यूलिन के अंदर भी इप्राट्रोपियम होता है, और इप्राट्रोपियम खुद में भी एक इप्राट्रोपियम करके आता है हमारा नेबुलाइजेशन। तो अर्चना, फिजिशियन डिसाइड कर रहा है कि पेशेंट को क्या चलेगा, आइप्राट्रोपियम, मतलब कि वो क्या कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है। वो चाह रहा है कि इसका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो, उसका रेट भी बढ़े, इसका बीपी भी थोड़ा सा इंक्रीज हो, तो वो क्या स्टार्ट कर देगा, आइप्राट्रोपियम। और वो साल्बुटामोल, एल्बिट्रोल कब देगा, जब उसे फास्ट एक्शन चाहिए, जल्दी एक्शन चाहिए, तो वो क्या करेगा, एल्बिट्रोल दे देगा। एल्बिट्रोल का भी हमारे पास आता है नेबुलाइजेशन, राइट, ओके। एंटीकोलिनर्जिक में शॉर्ट एक्टिंग क्या आ गया, इप्राट्रोपियम, यूज व्हेन पेशेंट कांट टॉलरेट बीटा एगोनिस्ट। जब वो ऊपर वाले बीटा एगोनिस्ट को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं तब हम उन्हें क्या देते हैं, इप्राट्रोपियम। इप्राट्रोपियम क्या है, एक सिंपैथेटिक एक्टिवेट कर रहा है, बीपी भी बढ़ेगा, थोड़ा सा हार्ट रेट भी बढ़ेगी, तो हम उसको इप्रा दे सकते हैं। अगर बीटा एगोनिस्ट एक्टिवेट नहीं उसकी बॉडी हैंडल कर पा रही है तो हम क्या देंगे, उसको इप्राट्रोपियम देंगे, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग, दैट इज नोन एज टायोट्रोपियम। टायोट्रोपियम, लॉन्ग एक्टिंग क्या रहता है हमारे पास, टायोट्रोपियम, ओके। ये एक एग्जांपल है, आई एम सो सॉरी, ओके। ड्राई माउथ, मान लीजिए इसका एक साइड इफेक्ट रहता है, तो पेशेंट को बोलना है कि प्लीज आप अपने मुंह में कुछ कैंडी वगैरह रखिए हमेशा, ताकि आपका जो माउथ है वो ड्राई ना रहे। यहाँ पे जो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, बट इट्स ओके। थियोफाइलिन हम लोग देख लेते हैं। थियोफाइल मेथाइल ज़ैंथाइन्स की कैटेगरी में से आता है ये ड्रग, और नॉट कॉमन,
ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है थियोफाइन, ओके। प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल देना ही नहीं है, बिकॉज इसके कॉमन जो टॉक्सिसिटी लेवल है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है टॉक्सिसिटी इंसान को, ओके, ब्लड लेवल के अंदर, जैसे कि 10 से 20 mcg पर ml इट्स ओके, बट मोर देन दैट इज नॉट ओके। इसकी थेरेपेटिक रेंज इतनी ही है, ओके। इसके साथ हमें क्या करना है, अवॉइड करना है, कैफीन कॉफी हमें नहीं देने हैं, क्योंकि इसका थेरेपेटिक जो लेवल है वो उससे जो है वो टॉक्सिटिक लेवल जो है बढ़ जाता है, इसलिए वी अवॉइड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी की। एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स हैं कौन से आ जाएंगे अर्चना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ओके गाइस। रिमेंबर कोक्स और लॉक्स, हमारा अगर एक मॉस्किटो भी बाइट कर जाता है, अगर हमें एक मॉस्किटो भी बाइट कर जाएगा तो उस मॉस्किटो की वजह से हमारी बॉडी एंटीजन उसको एक्सेप्ट करती है और क्या एक्टिवेट करती है, कॉक्स लॉक्स। तो यानी कि रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगी, स्नीजिंग, कफिंग, इरिटेशन, ब्रोंकियोडाइलेशन, वेसोकंस्ट्रिक्शन, ऐसा सब सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स क्या करती हैं, उस कॉक्स लॉक्स को बिल्कुल ही ब्लॉक कर देती हैं। सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इनहेल किए जाते हैं, आईवी भी दिए जाते हैं, पर ऑरली भी दिए जाते हैं, डिपेंड करता है सिवियरिटी कैसी है। लॉन्ग टर्म में नॉट एक्यूट अटैक, ओके। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करेंगे तो नॉट एक्यूट अटैक, ओके। शुरुआत में नहीं देना होता, हम इसे लंबे समय के लिए देते हैं। फ्लूटिकासोन, ब्यूडिसोन, आपने ब्यूडिसोन भी सुना होगा, नेबुलाइजेशन, रिमेंबर डेक्सामेथासोन, आपका थ्रश स्पेसर, जो माउथ, फॉर एग्जांपल एक बेबी है या एक लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी ही है फॉर एग्जांपल, तो स्पेसर अगर लगा रहे हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं इनमें, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्यों, वो फेस के अंदर जो है वो ओरल थ्रश काइंड ऑफ साइड इफेक्ट्स रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, स्पेसर का इस्तेमाल करते हैं। एंड गाइज यू नो व्हाट, अभी रिसेंटली अप्रैल में जो एग्जाम हुआ था ऑस्की का, उस एग्जाम में पूछा गया था, उसमें स्टेशन आया था कि स्पेसर कैसे लगाना है पेशेंट को। सो इट वाज अ कंप्लीट स्टेशन इन ऑस्की, हाउ टू यूज स्पेसर। तो यहाँ हम हेल्थ एजुकेट कर सकते हैं पेशेंट को कि हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसलिए इसे इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट आपके मुंह में प्रॉब्लम ना आए, आपको रिंस करना है अपना माउथ। तो गाइस ऑस्की का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है एनक्लेक्स के साथ। एनक्लेक्स एक बार जिसने पढ़ी हो उसके लिए ऑस्की निकालना काफी आसान हो जाता है, बिकॉज यही सब आता है। तो यूज आफ्टर ब्रोंकोडाइलेटर, और हमेशा पहले ब्रोंकोडाइलेटर्स आप इस्तेमाल करोगे, उसके बाद ही आप इन्हें इस्तेमाल करते हो, ओके। साइड इफेक्ट्स क्या आते हैं, ओस्टियोपोरोसिस, कैटरैक्ट एंड इजी ब्रूज, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी आप इम्यून सिस्टम को ब्लॉक कर रहे हो, आप उसे सप्रेस कर रहे हो, आप इनिबिट कर रहे हो, तो इंसान को बहुत आसानी से इन्फेक्शन जो है वो हो जाता है। एक गाइस एक और कैटेगरी आती है हमारी अस्थमा के अंदर, नाम है ल्यूकोट्राइनेज। रिमेंबर मैंने ल्यूकोट्राइनेज कहां बताए थे आपको, लॉक्स। तो यानी पर्टिकुलरली अगर आप लॉक्स को ब्लॉक कर रहे हो, आप पर्टिकुलर किसे ब्लॉक कर रहे हो, लॉक्स को, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपकी बन जाएगी आपकी अस्थमा की ड्रग। क्यों, क्योंकि आप लॉक्स को इनिबिट कर रहे हो, क्योंकि यही ल्यूकोट्राइनेज था जो कि ब्रोंक्योल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा था। तो अगर आपने ल्यूकोट्राइनेज को ही ब्लॉक कर दिया तो ब्रोंक्योल्स क्या हो जाएंगे, डायलेट, ओके। सो ल्यूकोट्राइनेज। मोन्टेलुकास्ट, एक और ड्रग आती है हमारे पास मोन्टेलुकास्ट, ब्लॉक द फंक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइनेज। तो वही भूलना है, एग्जांपल क्या आ जाता है ल्यूकोट्राइनेज का, मोन्टेलुकास्ट, जो कि काफी कॉमन ड्रग है, बहुत ही कॉमन ड्रग है अस्थमा वाले लोगों के लिए। रिलैक्स कर देती है स्मूथ मसल्स को एंड डिक्रीज द म्यूकस प्रोडक्शन, क्योंकि अस्थमा दो चीजों से जाना जाता है, एक होता है कफ और एक होता है म्यूकस। कफ एंड म्यूकस अनलिमिटेड, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है। अस्थमा इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज विच पर्टिकुलर टारगेट ऑन द ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से, वहां म्यूकस बनने की वजह से एयर ट्रैप हो जाती है नीचे की तरफ, हवा अंदर तो आती है पर बाहर नहीं जा पाती है, इसीलिए इसे क्या बोल दिया जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर। देन आफ्टर आता है ओमलीजुमाब। ओमलीजुमाब क्या होता है, ये बेसिकली ब्लॉक करता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। जैसे मैंने आपको बताया एक्सट्रिंसिक अस्थमा जो होता है वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो क्या है ये सब, इम्यून सिस्टम ही तो है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स तो है, आईजीई रिलीज होता है इस दौरान। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के दौरान आईजीई रिलीज होता है, तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स को ब्लॉक कर रहा है ताकि और एलर्जी ना हो और रिएक्शन ना हो बॉडी के अंदर। यू गॉट इट गाइस, परफेक्ट। सो हाँ, यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ब्लॉक द रोल ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीई, डिक्रीज द एलर्जिक रिएक्शन एंड यूज्ड विद अस्थमा, पुअरली कंट्रोल्ड एंड ट्रीटमेंट नॉट वर्किंग,
ओके अगर अस्थमा नहीं कंट्रोल हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को हम क्या कर देंगे अर्चना, ब्लॉक कर देंगे। नॉट फॉर क्विक रिलीफ, नो लाइव वैक्सीन नहीं देने हैं, क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम उसका ऑलरेडी ब्लॉक है। तो शिवाली हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी लाइव वैक्सीन या फिर क्विक रिलीफ के लिए कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। ओके यहाँ पे एक एग्जाम्पल आता है क्रोमोलिन, जो कि इनहेल किया जाता है। ये एग्जाम्पल याद कर लीजिए, एनक्लेक्स में पूछा जाता है ये एग्जाम्पल। ओके इट्स अ क्रोमोलिन इनहेल्ड। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी, स्टॉप मोस्ट सेल फ्रॉम सिक्रेटिंग हिस्टामाइन। तो ये क्या करेगा, ये एक तरीके का नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी है। बेसिकली आपके जो हिस्टामिन रिलीज होते हैं उनको क्या करता है, ब्लॉक करता है। ओके इसका नाम है क्रोमोलिन, इनहेल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग टर्म नॉट क्विक रिलीफ, तो लॉन्ग टर्म आप यूज कर सकते हैं ड्रग्स को। साइड इफेक्ट क्या रहता है लॉन्ग टर्म यूज करने का, स्नीजिंग, बर्निंग इन नोज, इचिंग एंड वाटरिंग। ओके सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो अनीमिया है, बट मैं अभी आप लोगों को सेंड कर रही हूँ कुछ क्वेश्चंस, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में क्वेश्चन सेंड किए हैं। प्लीज गिव मी द आंसर फास्ट, आप मुझे जल्दी से आंसर दे दीजिए।